नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे डीसी सीरीज जनरेटर क्या होता है, दिष्ट धारा श्रेणी जनरेटर के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। किस प्रकार कार्य करता है, वोल्टेज उत्पन्न कैसे करता है और फील्ड वाइंडिंग के संयोजन कैसे होते हैं, फील्ड वाइंडिंग को किस नाम से दर्शाया जाता है, लोड बढ़ाएंगे तो वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, धारा कितनी होगी, इन सभी बातों का पूरा संपूर्ण कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, अपना जो इलेक्ट्रिकल थ्योरी का सिलेबस चल रहा है, उस सिलेबस में पिछली वीडियो में आपने देखा डीसी शंट जनरेटर के अभिलक्षण और डीसी मतलब कि क्रांतिक प्रतिरोध क्या होता है, भार क्रांतिक प्रतिरोध क्या होता है, उसका मान कितना होना चाहिए। क्योंकि आज डीसी जनरेटर के चैप्टर को जारी रखते हुए आज की इस वीडियो में देख रहे हैं डीसी सीरीज जनरेटर क्या होता है। तो दोस्तों, इन सभी बातों को अच्छी तरह से समझने के लिए, संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए, प्रत्येक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखिए, ताकि आपके मन में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो चलिए दोस्तों, करते हैं शुरू। देखो, डीसी सीरीज जनरेटर की बात कर रहे हैं अपन। डीसी सीरीज जनरेटर, इसको दिष्ट धारा श्रेणी जनरेटर कहते हैं। दिष्ट धारा श्रेणी जनरेटर के नाम से जाना जाता है। देखो, अब ये होता कैसे, देखो सबसे पहले इसके बारे में बताता हूं। मैंने आप लोगों को डीसी जनरेटर के जब वर्गीकरण पढ़ाया, उसके प्रकारों के बारे में जानकारी दी, तो मैंने आपको बताया था कि स्व उत्तेजित जनरेटर 3 प्रकार के होते हैं। एक शंट जनरेटर होता है, एक सीरीज जनरेटर होता है और दूसरा कंपाउंड जनरेटर होता है। तो शंट के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन आज किसके बारे में, सीरीज के बारे में। तो डीसी सीरीज जनरेटर कौन सा जनरेटर है, एक प्रकार का स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर है, सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर है। तो कौन सा है, सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। सेल्फ एक्साइटेड डीसी स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर है। उसमें कौन सा पढ़ रहे हैं आज पढ़ रहे हैं सीरीज जनरेटर, जिसको श्रेणी जनरेटर के नाम से जाना जाता है। ये अब देखो, इसमें क्या है, आपने देखा कि इन स्वयं उत्तेजित जनरेटरों को किसके आधार पर बांटा गया था, फील्ड वाइंडिंग के संयोजन के आधार पर। फील्ड वाइंडिंग के संयोजन कैसे करेंगे और फील्ड वाइंडिंग कैसे रखेंगे। तो शंट जनरेटर में था कि फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के समानांतर क्रम में थी और पतले तार अधिक टनों की थी। तो यहां क्या रखेंगे, आज वो तो शंट का मतलब समानांतर था, आज श्रेणी सीरीज का मतलब सीरीज वाइंडिंग, मतलब कि इस आर्मेचर के श्रेणी क्रम में सीरीज जो अपनी फील्ड वाइंडिंग है उसको श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे। तो इसकी फील्ड वाइंडिंग को श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे तो आर्मेचर को पूरी भार धारा सहन करनी पड़ती है, तो सीरीज वाइंडिंग को भी पूरी भार धारा सहन करनी पड़ेगी। मैं आपको डायग्राम के द्वारा समझाऊंगा। तो ये कह सकते हैं कि सीरीज वाइंडिंग मोटे तार की कम टर्न की होती है, क्योंकि इसको संपूर्ण भार धारा वहन करनी पड़ती है और जनरेटर का प्रतिरोध कम रखा जाता है। तो कम रखने के लिए मोटा तार और कम टर्न, उसी प्रकार कहते हैं कि इसकी फील्ड वाइंडिंग, किसकी, सीरीज जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग क्या कहते हैं, सीरीज जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग क्षेत्र कुंडलन फील्ड वाइंडिंग। एक तो ये देख लेना, फील्ड वाइंडिंग मोटे तार कम टर्न की होती है, मोटे तार कम टर्न की होती है। एक तो याद रखना बात, मोटे तार कम टर्न। और संयोजित कहां होती है, देखो ये आर्मेचर के श्रेणी क्रम में संयोजित होती है। अब मोटे तार कम टर्न, मैंने आपको बताया कि जैसे ये 1-2 टर्न आते हैं, इसके बस 1 से 2 टर्न के लगभग आते हैं, मोटे तार कम टर्न। और शंट फील्ड वाइंडिंग कैसी थी, ये शंट फील्ड वाइंडिंग थी, पतले तार अधिक टर्न थी। अब इसको E1 E2 से दर्शाया, तो ये होता है कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग को D1 D2 से दर्शाया जाता है। तो याद रखना बात, ये D1 और D2 से। तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग को किससे दर्शाएंगे, D1 D2 से दर्शाएंगे, इसको E1 E2 से। और संयोजित कहां होती है, ये आर्मेचर के श्रेणी क्रम में संयोजित होती है। एक बात ये आती है, अब देखो मैंने आपको बताया कि यदि इसको D1 D2 से दर्शाते हैं, तो पिछली वीडियो में 2-4 वीडियो में मैंने आपको लगातार बताया है कि आर्मेचर वाइंडिंग को A1 A2 से दर्शाते हैं। ये आर्मेचर वाइंडिंग
और ये A1 A2। आज इनको ध्यान रखेंगे, ठीक है। आर्मेचर वाइंडिंग को A1 A2 से दर्शाते हैं। तो अब देखो इसकी मैं आपको सर्किट डायग्राम के द्वारा बताऊं कि कैसे कनेक्शन होते हैं, ठीक है। बस ओनली होता है कि स्व उत्तेजित जनरेटर फील्ड वाइंडिंग के संयोजन के आधार पर अंकित किए जाते हैं। देखो सीरीज जनरेटर को आगे और यदि गहराई से अध्ययन किया जाए, इसके अंदरूनी बातों को जाना जाए, मैं आपको विलक्षण अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। और बाकी इसकी धारा का मान क्या होगा, ईएमएफ का मान कितना होगा, टर्मिनल वोल्टेज का मान कितना होगा, कम होगा तो कारण क्या होगा, और यदि लोड बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उन सब के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों देखने से पहले आपको यदि वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। और वीडियो के प्रति आपके मन में क्या विचार हुई, वीडियो समझ में नहीं आया, आपकी स्टडी कैसी चल रही है, स्टडी में यदि कोई प्रॉब्लम है, आपको कुछ एक्स्ट्रा और बताना है, तो कमेंट्स में जरूर लिखिए कि सर इसके बारे में और अच्छी तरह से अध्ययन करवाइए। मैं आपको परीक्षा तक, एग्जाम तक इस प्रकार से थ्योरी में इंटेलिजेंट बना दूंगा कि आप जब भी एग्जाम देने जाओगे तो अपने एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करके अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए, वीडियो का संपूर्ण पूरा जरूर देखें। और नोट्स बनाना नहीं बोले, नोट्स में जरूर शामिल करें। ऐसा नहीं कि वीडियो देख लिया और देखते देखते चले गए और बाकी कल देखेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। वीडियो जब भी देखो कॉपी पेन साथ रखो और नोट्स जरूर बनाओ। देखो इसमें क्या हुआ, ये सीरीज सर्किट है, ये IL का मान है, मैं आपको बताऊं ये क्या है, ये IL, ISE और IA तीनों श्रेणी क्रम में है। यदि IA का मान मानने की 5 एम्पीयर है तो इसमें भी यहां भी 5 एम्पीयर रहेगा, यहां भी 5 रहेगा, यहां भी 5 रहेगा, पूरे के पूरे सर्किट में 5 रहेगा। तो ये कह सकते हैं कि सीरीज जनरेटर होने के कारण आर्मेचर धारा IA, ये आर्मेचर धारा IA बराबर, यदि ये 5 एम्पीयर तो ISE ये अपनी सीरीज फील्ड में भी धारा कोई रहेगी, तो ISE ये सीरीज फील्ड की धारा, ये दोनों बराबर रहेंगे। यदि ये धारा 5 एम्पीयर आ गई तो ये धारा भी 5 एम्पीयर रहेगी, 5 ही रहेगी, क्योंकि 5 तो बराबर IL। तो सीरीज सर्किट होने के नाते, सीरीज जनरेटर होने के नाते, या लोड, सीरीज फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर श्रेणी क्रम में संयोजित होने के कारण तीनों में धारा समान रहेगी। IL का मान ISE के बराबर और ISE का मान IA के बराबर, तीनों समान रहेंगे। अब देखो इतनी बात समझने के बाद छोटी सी बात और बताऊं आपको मैं। यदि यहां पे आप देखो लोड का मान बढ़ाएंगे, मान लीजिए कि जनरेटर में आप जनरेटर को लोड से संयोजित किया और 500 वाट का लोड संयोजित किया। गौर से देखो 500 वाट का लोड संयोजित कर दिया आप लोगों ने। संयोजित करने के बाद धारा का मान माना कि 5 एम्पीयर प्रवाहित हो गया, और 5 एम्पीयर के बदले में यहाँ पे माना कि 10 या 50 वेबर फ्लक्स आ गया। गौर से देखना, पॉइंट मैं आपको छोटी सी गणना के बारे में बताता हूँ कि 50 वेबर फ्लक्स उत्पन्न हो गया। अब 50 वेबर पे इस जनरेटर ने 500 वाट का लोड लगाया और 200 वोल्टेज उत्पन्न हुआ। गौर से देखिए, अब आप लोगों को पता है कि स्व उत्तेजित जनरेटर में क्या होता है, जनरेटर में ये होता है कि फाई E बराबर क्या, E बराबर फाई ZNP इंटू 60/A। ये देखा, तो Z का मान चालकों की संख्या, आपको फिर मैं आपको समझाता हूं। Z बराबर चालकों की संख्या, तो आर्मेचर में चालकों की संख्या निर्धारित हो जाती है जब जनरेटर का निर्माण करते हैं। N बराबर जनरेटर की स्पीड, मैंने आपको 100 जनरेटर को रेटेड स्पीड पर घुमाया जाता है, नियत गति पर घुमाया जाता है। तो गति इसके जैसे माना कि 1500 आरपीएम पर ये 200 वोल्टेज उत्पन्न करेगा, तो निर्धारित होगी 1500 आरपीएम पर घुमाया जाएगा। ये इसकी निर्धारित हो चुकी है। P पोलों की संख्या, पोलों की संख्या जब जनरेटर का निर्माण करते हैं तो हो जाए कि 4 पोल का 2 पोल का है। ए आर्मेचर में समानांतर पथों की संख्या जो समय आर्मेचर में वाइंडिंग करते हैं, लैप करते हैं, वेव करते हैं, उस समय निर्धारित हो जाती है। ये सब चीजें नियत कांस्टेंट है। तो इनके कांस्टेंट होने के बाद बच गया एक फ्लक्स। तो क्या होता है कि E समानुपाती फ्लक्स, फ्लक्स बढ़ेगा तो E बढ़ेगा। E का मतलब EMF, EG बढ़ेगा। ये EG मतलब कि आर्मेचर में उत्पन्न EMF बढ़ेगा। आर्मेचर में उत्पन्न EMF कब बढ़ेगा, जब इस फील्ड वाइंडिंग में फ्लक्स का मान बढ़ेगा। और आपको पता है कि फ्लक्स कब बढ़ता है, जब इसमें धारा का मान बढ़ता है। तो फ्लक्स कब बढ़ेगा, जब IF का मान बढ़ेगा, ठीक है। और IF का मान कब बढ़ेगा, देखो यहां से लोड बढ़ाएंगे, लोड 500 की जगह दी 600 वाट लगा दिया। गौर से देखना, लोड बढ़ाया आप लोगों ने। मैंने आपको बताया कि जब पावर का मान बढ़ता है, देखो पावर बढ़ती है तो उस कंपोनेंट का R घटता है, ठीक है। ये आगे क्योंकि पावर बढ़ेगी R घटेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस घटेगा। तो यहां आपने 600 वाट का लोड लगाया तो RL का मान, ये RL का मान कम हो गया। RL का मान कम होगा तो आपको पता कि रेजिस्टेंस का मान कम होता है तो धारा का मान बढ़ता है, पक्की होगी। धारा किसकी बढ़ेगी, IL की बढ़ेगी, क्योंकि लोड का रेजिस्टेंस कम कर रहे हैं तो धारा कौन सी बढ़ेगी,
लोड की धारा ही बढ़ेगी। हाँ, लोड की धारा बढ़ेगी। और लोड की धारा बढ़ेगी, आपको पता है कि लोड की धारा बढ़ेगी तो तीनों बराबर है। माना कि यहाँ 5 एम्पीयर के बदले में क्या आ गई, 6 एम्पीयर आ गई। एक कॉन्सेप्ट समझना, बड़ा एक इंटरेस्टेड पॉइंट आ गया है। माना कि धारा बढ़ी कितनी, 5 से बढ़कर 6 एम्पीयर होगी। और मैंने आपको बताया कि ये धारा बढ़ेगी तो ये धारा बढ़ेगी, आईएससी सीरीज फील्ड की धारा बढ़ेगी, और सीरीज फील्ड की धारा बढ़ेगी तो आर्मेचर की धारा बढ़ेगी। मतलब एक साथ तीनों धारा बढ़ गई। कॉन्सेप्ट देखना कितना मस्त कॉन्सेप्ट आ गया। क्या आ गया कि ई कब बढ़ेगा, ये देखो मैं आपको बताऊं यहां से, ई कब बढ़ेगा, जब फ्लक्स बढ़ेगा। ये बातें आ गई वहां से इस फॉर्मूले से, क्योंकि ई समानुपाती होता है किसके, अपने फ्लक्स के, बाकी सब कांस्टेंट है। और फ्लक्स कब बढ़ेगा, जब ISE या IF का मान बढ़ेगा। दो बातें आ गई। IF क्यों बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि फाई समानुपाती होता है आई की। फाई समानुपाती धारा बढ़ेगी तो फ्लक्स बढ़ेगा, ठीक है। अब धारा किसकी बढ़ेगी, SE की बढ़ेगी। धारा SE सीरीज फील्ड वाइंडिंग की धारा बढ़ेगी। और सीरीज फील्ड वाइंडिंग की सीरीज जनरेटर में धारा कब बढ़ती है, देखो IL का मान बढ़ेगा, ठीक है। IL का मान बढ़ेगा तो इसका मान भी बढ़ेगा, ISC का मान, क्योंकि तीनों श्रेणी क्रम में है, ये तीनों श्रेणी क्रम में तो तीनों का मान बढ़ेगा। मैं आपको इनका नाम लिखूंगा, या आपको गौर से देख लेना। अब बाकी बात, ये बढ़ेगा तो इसकी सीरीज फील्ड की धारा माने की कितनी थी, 5 से 6 आ गई। तो आपको पता धारा बढ़ गई, धारा बढ़ गई तो वोल्टेज बढ़ गया, ये जो फ्लक्स बढ़ गया। और फ्लक्स बढ़ेगा, देखो फ्लक्स बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, ईएमएफ बढ़ेगा, तो इसमें जनरेट ईएमएफ का मान बढ़ जाएगा। एक बात याद रखी। तो ये धारा कब बढ़ेगी, ये धारा बढ़ेगी जब ये धारा बढ़ेगी। जब लोड की धारा बढ़ेगी तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग की धारा बढ़ेगी, क्योंकि श्रेणी सर्किट है, श्रेणी जनित्र है। तो लोड का मान बढ़ाएंगे, देखो लोड का मान बढ़ाएंगे, पावर का मान बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस का मान कम होगा। कौन से का, लोड रेजिस्टेंस का मान कम होगा, धारा बढ़ेगी। इसका मतलब ये आता है कि पावर बढ़ेगी, देखो पावर बढ़ेगी तो आई का मान बढ़ेगा, IL का मान बढ़ेगा। आगे समझ में, ये पावर बढ़ेगा, IL का मान बढ़ेगा, IL का मान बढ़ेगा तो आपको पता कि ISC का मान बढ़ेगा। तो यदि ISE का मान बढ़ रहा है तो फ्लक्स का मान बढ़ेगा, और फ्लक्स का मान बढ़ रहा है तो E का मान अवश्य बढ़ेगा, E का मतलब EG का मान अवश्य बढ़ेगा। तो निष्कर्ष क्या निकल गया इसका, निष्कर्ष ये निकल गया कि लोड बढ़ाने के साथ ईएमएफ का मान जरूर बढ़ेगा। लोड बढ़ाएंगे ईएमएफ बढ़ेगा। तो कह सकते हैं कि निष्कर्ष निकलता है इसका इससे कि लोड बढ़ने के साथ साथ उत्पन्न ईएमएफ का मान भी बढ़ता है। ये निष्कर्ष। तो अब देखो आपके सामने परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि किस प्रकार के जनरेटर में ईएमएफ लोड के ऊपर डिपेंड करता है। लोड घटता है तो ईएमएफ घटता है, लोड बढ़ता है तो ईएमएफ बढ़ता है, ठीक है, ये डिपेंड करता है। तो ऐसा कौन सा जनरेटर आएगा, सीरीज जनरेटर आएगा। कंपाउंड में आएंगे आगे, तो वो कंपाउंड पढ़ेंगे तब बताएंगे, लेकिन उससे पहले आता है कि लोड बढ़ने के साथ साथ सीरीज जनरेटर में लोड ईएमएफ का मान बढ़ेगा, लोड घटने के साथ साथ घटेगा। ये तो आपकी बात आ गई यहाँ पे। अब देखो छोटी सी बात और बच गई कि ये VT है, आपको पता है VT का मान, ये टर्मिनल वोल्टेज आपको मिला है, VT का मान यहाँ EG है, EG से कम होगा। मैं आपको काफी बार बता चुका हूं कि आर्मेचर में उत्पन्न ईएमएफ का मान टर्मिनल वोल्टेज से हमेशा अधिक होता है, या फिर टर्मिनल वोल्टेज का मान आर्मेचर में उत्पन्न ईएमएफ से कम होता है। क्यों कम होता है ये आपको बता चुका हूं। ओमिक ड्रॉप होता है, जहां रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है वहां कम हो जाता है। तो ये तो थी बात इनकी। अब यदि इनकी बात की जाए आगे और थोड़ा गौर से देखा जाए तो इन वोल्टेज का संबंध और देख लेते हैं कि कम क्यों होता है। ये लिख लिया यहाँ पे, कम क्यों होता है वो देखो, आपको बताता हूं मैं। कम इसलिए होता है, देखो EG का मान, गौर से आपको मैं पिछली वीडियो जनरेटर डीसी शंट जनरेटर पढ़ाया था तो बताया था कि EG का मान, एक तो EG का और एक VT का, दो बातें करते हैं। देखो EG कहां उत्पन्न होता है, EG होता है आर्मेचर में उत्पन्न, ठीक है। आर्मेचर और ये VT कहां मिलता है, बाहर टर्मिनल पे मिलता है, या फिर लोड को मिलता है, एक ही बात है, लोड को मिलता है। तो यहां से आर्मेचर में जब ईएमएफ उत्पन्न होता है तो आर्मेचर के बाहर जाएगा, आर्मेचर के बाहर आर्मेचर वाइंडिंग उत्पन्न होगा। ईएमएफ उत्पन्न हुआ आर्मेचर वाइंडिंग में, तो आर्मेचर वाइंडिंग में क्या होगा, प्रतिरोध होगा, आर्मेचर का खुद का रेजिस्टेंस होगा, तो वो ड्रॉप कर लेगा, उसको बोलते हैं ओमिक ड्रॉप, ठीक है ना, ओमिक ड्रॉप बोलते हैं। इसमें
देखो ये अगर इसका रेजिस्टेंस हुआ तो इसने ड्रॉप कर लिया। तो माना कि यहाँ आप सपोज करिए कि 100 वोल्टेज उत्पन्न होगा। मैं आपको एक थोड़ा सा एक फिर एग्जाम्पल देता हूं। माना कि यहाँ कितने वोल्टेज उत्पन्न होगी, 100 वोल्टेज उत्पन्न होगी। किसका मान, ईजी का मान। फिर इस आर्मेचर ने ड्रॉप कर लिए, क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग में प्रवाहित, तो आर्मेचर वाइंडिंग से बाहर देखो यहाँ उत्पन्न हुआ फिर बाहर जाएगा। तो आर्मेचर वाइंडिंग ये है, आर्मेचर वाइंडिंग में उत्पन्न हुआ, माना कि 10 वोल्टेज इसने ड्रॉप कर लिए। किसने, आर्मेचर वाइंडिंग। क्या बच गया, 90 वोल्टेज बच गया। तो 90 बच गया। 90 वोल्टेज कहां निकला, 90 वोल्टेज निकला आर्मेचर के बाहर कम्यूटेटर पर, कार्बन ब्रश तक पहुंच चुका है। ठीक, आगे बात, फिर बात करते हैं कि 90 वोल्टेज पहुंचा, फिर आगे सीरीज वाइंडिंग, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में है। तो क्या सीरीज वाइंडिंग में रेजिस्टेंस नहीं है, सीरीज वाइंडिंग में भी रेजिस्टेंस है। तो क्या सीरीज वाइंडिंग वोल्टेज ड्रॉप नहीं करेगी, सीरीज वाइंडिंग भी वोल्टेज ड्रॉप करेगी। तो अब इस 90 वोल्टेज में माना कि इसने 10 वोल्टेज इसने ड्रॉप कर लिए, किसने, सीरीज वाइंडिंग में। तो क्या बच गया, 80 वोल्टेज बच गया। तो बाहर क्या मिलेगा, अपने 80 वोल्टेज मिलेगा। तो आपके समझ में आ गई ये बात कि आर्मेचर में उत्पन्न ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज से अधिक होता है। क्यों अधिक होता है कि यहां कुछ रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है जो वोल्टेज को रोक लेता है। उसको बोलते हैं ओहमिक ड्रॉप, ओहमिक कमी बोलते हैं। कि ओम के कारण, प्रतिरोध के कारण जो वोल्टेज कम होता है उसको उत्पन्न ईएमएफ से घटा दीजिए तो आपको मिल जाएगा टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं कि ईजी का मान, लिख सकते ईजी हमेशा अधिक होता है वीटी से। मैं आपको काफी बार बता चुका हूं। और यहां दो कारण आते हैं, एक कारण तो हो गया ये रेजिस्टेंस का, दूसरा कारण होता है आर्मेचर रिएक्शन का। आर्मेचर रिएक्शन क्या करती है, आर्मेचर द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स का फील्ड चुंबकीय फ्लक्स पर प्रभाव डालना उसको कमजोर कर देती है और चुंबकीय फ्लक्स जो कम होता है ईएमएफ का मान कम हो जाता है। एक तो बात ये आ गई। अब इनका और मान निकाल लेते हैं कि ईएमएफ कैसे ज्ञात करेंगे। ईजी बराबर, देखो मैंने आपको समझा, ईजी बराबर क्या लिखें, यहां ईजी पहले वीटी का मान लिखे, वीटी बराबर टर्मिनल वोल्टेज बराबर क्या लिखें। देखो टर्मिनल वोल्टेज ये है, यहां से कम होगा, ये वीटी, वीटी का मान कम क्यों होगा, देखो यहां उत्पन्न होगा पहले ईजी उत्पन्न होगा। और से ईजी जनरेट ईएमएफ, आपको नाम लिखवा दूंगा मैं। ईजी का मतलब कि उत्पन्न ईएमएफ कहां, आर्मेचर में। फिर ये बाहर जाएगा, आर्मेचर से बाहर निकलेगा तो आर्मेचर का सामना कर, आर्मेचर में प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा तो उसको घटा देगा। माना कि मैंने 10 वोल्टेज कम होगा तो यह लिखेंगे माइनस, किसको घटाएंगे, आर्मेचर ने जो ड्रॉप किया उसको। तो आर्मेचर ने ड्रॉप किया, मैंने आपको बताया कि आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप का सूत्र IARA है, क्योंकि V बराबर होता है I इंटू R। V किसका ज्ञात कर रहे हैं, आर्मेचर का। तो आर्मेचर की धारा और आर्मेचर का रेजिस्टेंस लगा दिया तो घटा दो IARA, यहां से बाहर निकल गया वोल्टेज। तो अब किसके पास आएगा, ये जाएगा इसके पास, किसके, सीरीज वाइंडिंग के। तो सीरीज वाइंडिंग में अपना रेजिस्टेंस ड्रॉप करेगी, अपना वोल्टेज ड्रॉप करेगी। तो वो वोल्टेज ड्रॉप की बात आ गई कि ड्रॉप किसका है, देखो वोल्टेज किसका ज्ञात कर रहे हैं, इसका सीरीज वाइंडिंग का। तो इसकी धारा लेंगे और इसी का रेजिस्टेंस लेंगे, तो ISC और RSC आ गई। ये क्या आ गया, सीरीज वाइंडिंग की धारा और सीरीज वाइंडिंग का रेजिस्टेंस। तो इसमें से घटा देंगे आई, किसमें से, बाकी बच गया उसमें से ISC RSC। अब क्या मिलेगा आपको, टर्मिनल वोल्टेज मिल गया। इसमें एक बात और आती है, यदि आपको कार्बन ब्रश के रेजिस्टेंस का पता है तो वो भी घटा दीजिए, आपको याद रखना बात, क्योंकि रेजिस्टेंस, कार्बन ब्रश में भी रेजिस्टेंस होता है। यदि आपको रेजिस्टेंस का मान पता है तो उसको भी आप इसमें से घटा दीजिए, बाकी आपको शुद्ध वोल्टेज मिल जाएगा, कितना वोल्टेज मिलता है। लेकिन उसको नगण्य माना जाता है, उसका रेजिस्टेंस पता नहीं होता, उसको लिखते नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो एक बात है। अब देखो इसका पूर्ण रूप निकालते हैं, VT बराबर, देखना VT बराबर टर्मिनल वोल्टेज बराबर ईजी। तो आ गया, ईजी आने के बाद क्या बच गया, देखो यहां सर्किट को हल करते हैं। देखो ISC और IA, मैंने आपको बताया IA, ISC, IR तीनों बराबर हैं, क्योंकि सीरीज सर्किट है। तो इसमें से एक ही है, चाहे इसकी यहाँ IA लिख दो, यहाँ ISC लिख दो, बराबर ही है। क्योंकि चाहे यहाँ IL लिख दो, यहाँ IL लिख दो, कि माने कि तीनों में से किसी एक का नाम है तो IA कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि तीनों एक ही हैं। तो बच क्या गया अपने पास, ये बच गया RA, ठीक है ना, RA प्लस और RS, ये बच गया अपने पास। गौर से देखो, समझ में याद मेरे बताना, ये बच गया। अब आप लोगों ने देखा कि ये हो गया यहाँ पे कि यहां ये बच गया, तो ये हो गया VT का मान कि EG बराबर IARSC प्लस ISC। ठीक है, RA और RSC। एक बात और देखो, यदि आप लोगों ने इतना समझ तो इतना बता सकते हैं कि यहां जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो और यहां वोल्टेज ड्रॉप होता है वो, दोनों को यदि प्लस कर दे तो एक फॉर्मूला और भी निकाल सकते हैं। वैसे तो आप लोगों को सिंपल है, मैं फिर भी बता देता हूं एक फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। देखो यहां से ये होता है कि VT बराबर, यहां कम होगा तो EG तो होगा ओपन, माइनस किसको, देखो
यहां तो कम होगा 10 वोल्टेज वो, और यहां कम होगा 10 वोल्टेज वो, दोनों मिलकर 20 वोल्टेज 100 में से घटा देंगे, तो दोनों को जोड़ दो, तो यहां लिख दो IA प्लस ISE RSE। समझ में नहीं आता बताना कि इसने वोल्टेज ड्रॉप किया वो और इसने वोल्टेज ड्रॉप किया, दोनों को जोड़ दो और इसमें से घटा दो, फिर आपको सेम टू सेम मिल जाएगा। तो कभी कभार सूत्र ये भी आता है कि टर्मिनल वोल्टेज को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। यहां तक आगे समझ में। अब आप लोग एक और भी बता सकते हैं कि यहां तक समझ में आया, ऐसी कोई बड़ी बात है कि समझ में नहीं, यहां तक समझ में आएगा तो आप ईजी का मान निकाल सकते हो। ईजी देखो, ये ईजी का मान है, ईजी मतलब उत्पन्न ईएमएफ, इसका मान निकालना है। तो इसमें जो मिला वो, ठीक है ना, इसके पास जो मिला वो, उसमें क्या जोड़ेंगे, ये जोड़ेंगे, उसमें क्या जोड़ेंगे, इसने खपत किया वो जोड़ेंगे, फिर ये मिल जाएगा आपको। सिंपल सी बात है कि यहां 80 मिला, 10 यहां जोड़ दियो 90, और 10 इसने खपत किया वो जोड़ दो 100, और 100 आपने उत्पन्न किया, बात तो बराबर है। तो लिख देंगे VT बराबर VT प्लस, अब जोड़ेंगे देखो VT प्लस, या फिर यहां से देख लो कि VT का मान ईजी का मान निकालना है, यहां इसको घुमा के प्लस कर देंगे, बात बराबर है। ISE और RSE, क्योंकि सबसे पहले इसको जोड़ेंगे, एक ही बात आगे पीछे, और प्लस IA और RA, क्योंकि अब इसमें जोड़ दिया तो मिल गया अपने को, ये मिल गया आपको ईजी जनरेट ईएमएफ का मान मिल चुका है। वैसे तो जनरेट ईएमएफ यहां ऐसे निकाल लेते हैं 5ZN × 60 जब यहाँ संपूर्ण वर्गीकरण नहीं होता है तो मान यहां से निकालते हैं। परीक्षा में एग्जाम में यही लगभग पूछे जाते हैं, सीरीज जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ का फॉर्मूला कौन सा है, टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला कौन सा है, टर्मिनल वोल्टेज कम होने के कारण क्या है, आर्मेचर रिएक्शन होती है और आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप होता है, जिसको ओहमिक रेजिस्टेंस ओहमिक ड्रॉप बोलते हैं। इनको क्या बोलेंगे, ये क्या देखो, ये ओहमिक होता है, तो मैं यहां ये भी लिख सकता हूं VT बराबर EG माइनस ओहमिक ड्रॉप, ये भी हो सकता है। और ओहमिक ड्रॉप कौन से होते हैं, जहां रेजिस्टेंस होता है जो वोल्टेज ड्रॉप करता है वह ओहमिक ड्रॉप होता है, याद रखना बात। जहां रेजिस्टेंस होता है वोल्टेज ड्रॉप करता है, रेजिस्टेंस यहां था, इसका जो ड्रॉप होगा वो ओहमिक ड्रॉप में नाम से जाना जाएगा क्योंकि ओम आ गया। इसका ड्रॉप होगा क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस है वो वोल्टेज ड्रॉप करता है, ये भी ओहमिक ड्रॉप के नाम से आता है। तो ओहमिक ड्रॉप होता है, ओहमिक ड्रॉप कितने हो गए, यहाँ पे 2 हो गए, दोनों रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। एक तो बात ये आ गई। अब देखो यहां से आगे इसको और आगे हम करें, EG बराबर VT प्लस देखो ISE और ISE IA और IL तीनों बराबर है, तो यहां IA को कॉमन ले लेते हैं, फिर क्या बचेगा RA प्लस और RSE, ये बच गया आपके पास। ये क्या मिल गया आपको, ये मिल गया आपको EG का मान, किसका, उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान मिल गया आपको। ठीक है, ये तो थी बात इसकी कि कहां कैसे वोल्टेज प्राप्त करेंगे। अब देखो आगे किसकी बात करेंगे कि उत्पन्न पावर की बात और करते हैं कि कितनी पावर उत्पन्न करेगा, बाहर आपको कितनी पावर मिलेगी, उन पावर की बात को करते हैं। देखो यहां आर्मेचर में उत्पन्न पावर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि डीसी जनरेटर पढ़ा तब बताया था कि आर्मेचर में जो भी राशि उत्पन्न होगी, जैसे धारा होगी, ईएमएफ होगा, ठीक है ना, जो भी होगी वो बाहर टर्मिनल पे मिलती है, ठीक है ना, वो उससे अधिक होगी। यदि धारा की बात करें तो वो उसकी कंडीशन देखी जाती है, लेकिन पावर और ईएमएफ हमेशा टर्मिनल वोल्टेज पर जो मिलेगा या लोड पर जो मिलेगा उससे आर्मेचर में उत्पन्न होगा उससे अधिक होगी। तो आर्मेचर में धारा को छोड़ के, धारा तो एक इसमें सर्किट के बारे में बात करते हैं कि सर्किट का श्रेणी है, समानांतर है, कंपाउंड है, लेकिन यहां जो पावर उत्पन्न होगी वो और यहां जो मिलेगा वो अधिक होगी। यहां तो वोल्टेज उत्पन्न होगा वो और यहां जो वोल्टेज मिलेगा वो ये अधिक होगा। तो अब समझ में आ गई कि आर्मेचर में उत्पन्न पावर हमेशा लोड की पावर से अधिक होती है, ये तो पावर उत्पन्न करेगा। तो अब देखो P बराबर आर्मेचर में उत्पन्न पावर, इसमें आर्मेचर में उत्पन्न पावर P बराबर, अब आपको पता है पावर के कितने सूत्र अपने पास, देखो डीसी की देखा जाए तो P बराबर होता है, देखो P की बात करें, ये अपने यहां को P की बात करें, P बराबर I, देखो एक तो होता है VI, एक P बराबर I स्क्वायर R और एक P बराबर होता है V स्क्वायर अपॉन R। 3 सूत्र अपने पास। देखो यहां क्या मिला, यहां देखो V तो है नहीं, V के सामने वोल्ट क्या है, EG है, EG और IA। देखो यहां आर्मेचर में की बात करते हो A और A, P किसकी बात करेंगे, आर्मेचर की, आर्मेचर में उत्पन्न पावर की बात कर रहे हैं। तो P का मान देखो, P का मान यहां V तो है नहीं, V की जगह क्या आएगा EG और IA है, तो ये तो होगी आर्मेचर में उत्पन्न पावर।
ठीक है। अब देखो आपको बताया कि आर्मेचर में उत्पन्न पावर हमेशा लोड की पावर से अधिक होती है। अब कम होगी, कौन कम करेगा? देखो बात, यहां पावर उत्पन्न हुई वो बाहर जाएगी, कहां जाएगी? आर्मेचर वाइंडिंग के पास जाएगी। जहां रेजिस्टेंस होगा, जहां धारा उत्पन्न होगी, वहां पावर की खपत अवश्य होगी। तो क्या आर्मेचर पावर खपत नहीं करेगा? आर्मेचर पावर खपत अवश्य करेगा। अब आर्मेचर से खपत होकर पावर किसके पास जाएगी? पावर जाएगी सीरीज वाइंडिंग के पास, सीरीज फील्ड वाइंडिंग के पास जाएगी। तो क्या वहां पावर की खपत नहीं होगी? वहां भी पावर की खपत होगी। तो यहां पावर की खपत हुई तो मिल क्या गया बाहर? अपने को इन दोनों में से घटाकर जो पावर मिलती है वो मिलती है बाहर। तो क्या लिखेंगे? लोड को प्राप्त पावर, लोड को प्राप्त पावर P बराबर, अब उसकी बात करेंगे। लोड को प्राप्त पावर देखो P बराबर, अब आपको पता है कि इसमें से घटाएंगे आर्मेचर की पावर में से। आर्मेचर में उत्पन्न पावर ये है Eg, देखो Eg और Ia, ये क्या है? आर्मेचर में उत्पन्न पावर। ये इसमें से किसको घटाएंगे? पहले आर्मेचर ने खपत की वो पावर घटाएंगे, याद रखना बात। पहले आर्मेचर ने खपत की वो पावर घटाएंगे, फिर किसकी घटाएंगे? फिर घटाएंगे सीरीज फील्ड वाइंडिंग की पावर। अब आपको पता है कि तीनों में धारा का मान समान है, Ia बराबर ISE और बराबर IL, तीनों है। तो एक ही धारा ले लेते हैं, इसकी धारा अलग अलग धारा नहीं लेंगे, क्योंकि यहां देखो वोल्टेज तो है नहीं, वोल्टेज पता नहीं कितना है, यहाँ पर धारा भी है और इसका प्रतिरोध भी है। तो ये सूत्र लगाएंगे I²R, लेकिन I तो तीनों में बराबर है, तो I एक ही पकड़ेंगे और दोनों का ये अपना रेजिस्टेंस अलग अलग ले लेंगे। तो लिखेंगे पहले इसकी पावर घटाएंगे आर्मेचर की, तो लिख देता हूं P बराबर Eg Ia माइनस I² कर लेते हैं, ठीक है, I², क्योंकि I² लेना है, दोनों में धारा समान है तो एक ही धारा लेंगे, चाहे इसकी धारा ले लो, चाहे ISC लिख दो, चाहे IA लिख दो, चाहे IA लिख दो। अब रेजिस्टेंस लेंगे किसका? अब इसका रेजिस्टेंस लेंगे और इसका, दोनों को जोड़ देंगे। तो लिख देते हैं ये IRA प्लस RSE, ये आ गया। ये क्या आ गया? ये आ गई पावर दोनों कंपाउंड की, आर्मेचर की खपत पावर भी आ गई और ये आ गई इसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग की खपत पावर भी आ गई। अब देखो इसका और सॉल्यूशन करें, P बराबर था, I को कॉमन ले लेते हैं। देखो इस एक I को, IA को कॉमन ले लो, IA को कॉमन लिया, Eg बच गया। ये I तो I से कैंसिल, इसमें से एक I अपने पास, तो एक I माइनस I RA प्लस RSE, ये लिख दिया आप लोगों ने, होगी बात। अब देखो यहां लिखने के बाद बच गया कि आप लोगों ने देखा Eg बराबर Eg माइनस IA RA RSE, देखो ये है Eg माइनस I RA प्लस RSE, VT बराबर, ये VT बराबर, VT का सूत्र ये देखो, ये Eg बराबर IA RSE। तो Eg माइनस IA RA प्लस RSE ये किसके बराबर है? VT के बराबर। तो लिख सकते हैं कि I बराबर I V और T, क्योंकि ये किसका है? ये इसके बराबर VT है, तो इस पूरे के बराबर क्या रखेंगे? VT। तो बात समझ में आ गई कि VT टर्मिनल वोल्टेज को I से गुणा कर देंगे, तो P बराबर होगी VT IA। अब IA लिखो, चाहे ISC लिखो और चाहे IL लिखो, ये किसको पावर मिलेगी? ये लोड को पावर मिलेगी। तो यहां V आ गया, V मिल गया बाहर, VIA लोड को मिलती है तो लोड का नाम लिख दो, ये ठीक है ना, ये मिल गई। और यदि सीरीज फील्ड वाइंडिंग को मिलती है तो ऐसी के लिख दो, बात एक ही बराबर है। तो ये मिल गई आपको टर्मिनल पर उत्पन्न, टर्मिनल को प्राप्त पावर मिलती है आपको। तो दोस्तों ये था इसका पावर का सूत्र, पावर की जानकारी थी। अब आपको अगर सर सीरीज फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध कैसे ज्ञात करें, तो आपको पता है कि आर का सूत्र क्या होता है। देखो आर बराबर होता है V बटे I। V इसका लेंगे क्योंकि इसमें से जो खपत होगा वो लेंगे, किसमें? आर्मेचर वाइंडिंग में जो खपत होगा वो वोल्टेज लेंगे। माने कि 10 वोल्टेज की खपत की, इसके धारा का भाग दे देंगे, तो क्या मिलेगा आपको? I, इस RA का मान मिल जाएगा, RSE का मान V बटे I, और I किसकी लेंगे? RSE की, और ये भी ले लेंगे V किसका? इसका मान। अब आर्मेचर की धारा कैसे ज्ञात करेंगे? देखो आर्मेचर का प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे? आर्मेचर के में जो प्रतिरोध बचता है, जैसे आपको मैंने बताया कि आर्मेचर में जो प्रतिरोध बचेगा, जैसे आर्मेचर में जो वोल्टेज बचेगा, मान लीजिए कि यहां से 100 वोल्टेज उत्पन्न किए, 10 वोल्टेज बाहर चले गए, इसके पास कितना बचा? ठीक है, 10 वोल्टेज इसने खपत कर लिया, इसके पास कितना बचा? 80 वोल्टेज मिल गया। तो आर्मेचर पर जो इफेक्टेड पावर होती है, ठीक है ना, आर्मेचर ने जो वोल्टेज खपत की, माना कि यहाँ आर्मेचर 10 वोल्टेज खपत किए, तो 10 में आर्मेचर प्रतिरोध का भाग दे देंगे, वो क्या मिल जाएगी आपको? आर्मेचर की धारा मिल जाएगी, आर्मेचर का प्रतिरोध मिल जाएगा। तो ये तो थी बात है। आपको समझ नहीं आया तो मेरे को बताना कि सर ये दोबारा आपने क्या कहा, आपको आप मेरे को कमेंट्स में बताना कि सर वापस दोबारा बताना, तो आपको बता देंगे। वैसे तो कोई बात नहीं कि यहाँ जो आर्मेचर पे जो वोल्टेज इफेक्टिव होते हैं उसमें से उसका भाग देते हैं आर्मेचर धारा का, तो आपको मिल जाती है आर्मेचर का रेजिस्टेंस। दोस्तों ये थी बात थी। अब आपको समझ में आ गया
कि टर्मिनल लोड, फिर मैं आपको रिवाइज थोड़ा बताता हूं। लोड का यदि स्विच ओपन रखेंगे तो जनरेटर पूरा वोल्टेज नहीं बना पाएगा। अब कितना बनाएगा वो इसके अभिलक्षण पढ़ेंगे, तो बाकी आपके जो कंफ्यूज बच गए वो अभिलक्षण देखेंगे। वो सीसी क्या होता है, आईसीसी क्या होता है, ईसीसी क्या होता है, जो अभिलक्षण डीसी जनरेटर के पढ़ते हैं वो देखते हैं अगली वीडियो में। यहां तक कि लोड बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, लोड घटेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा। अब देखो लोड बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, धारा भी बढ़ेगी। धारा की यहां से बढ़ के आएगी धारा, इसको यदि माना कि 5 एम्पीयर धारा है, 5 एम्पीयर की रिक्वायरमेंट है, और आपने लोड बढ़ाया, लोड के साथ इसको 6 मान लोड के साथ लोड को पहले 5 एम्पीयर का लोड चल रहा था और अब लोड बढ़ा दिया तो 6 एम्पीयर की धारा की मतलब रिक्वायरमेंट हुई, तो 6 एम्पीयर धारा दे देगा, कि धारा भी बढ़ जाएगी। फिर 7 एम्पीयर की 7 एम्पीयर बढ़ जाएगी, एक लिमिट तक। कब तक? जहां तक यहाँ पोल सैचुरेटेड नहीं हो जाते तब तक की बात है। तो इसलिए कह सकते हैं इस जनरेटर को स्थिर धारा जनरेटर के नाम से जानते हैं। इसको, इस जनरेटर को, इसे स्थिर धारा जनरेटर के नाम से जाना जाता है। और शंट जनरेटर को क्या जानते थे? शंट जनरेटर को स्थिर वोल्टेज जनरेटर के नाम से जानते थे। ठीक है ना, स्थिर वोल्टेज जनरेटर के नाम से, इसको स्थिर धारा जनरेटर के नाम से जाना जाता है। कभी भी इसको बिना लोड नहीं चलाना चाहिए, याद रखना बात। उसको लोड के साथ नहीं चलाना चाहिए। शंट जनरेटर को मैंने आपको बताया कि लोड के साथ चलाएंगे वोल्टेज नहीं बनाएगा, इसको बिना लोड चलाएंगे तो वोल्टेज नहीं बनाएगा। इसको कभी भी बिना लोड नहीं चलाना चाहिए, अन्यथा संपूर्ण वोल्टेज नहीं बना पाएगा। लोड के साथ संयोजित करना चाहिए, याद रखना बात। दोनों उल्टे हैं। वहां क्या था? वहां लोड स्विच को ओपन रखना चाहिए, यहाँ लोड स्विच को क्लोज रखना चाहिए, तब जाके पूरा ये बना पाएगा। दोस्तों ये तो थी आपकी सीरीज जनरेटर की बातें। दोस्तों यदि आगे और आपको यदि कुछ समस्या बच गई, कुछ आपकी और यदि दिमाग में कंफ्यूज हो गया, वो कंफ्यूज क्यों बच गया? क्योंकि अब आपने ये देखा कि लोड धारा और ईजी में क्या संबंध है, टर्मिनल वोल्टेज और ईजी में क्या संबंध है, लोड धारा और टर्मिनल वोल्टेज में क्या संबंध है, वो पढ़ेंगे अभिलक्षण। तो आपके जो बाकी कंफ्यूज बच गए, आपके दिमाग में जो क्वेश्चन बच गए, वो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। हम आपको अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे, अगली वीडियो में पढ़ाएंगे अभिलक्षण थ्योरी जनरेटर के अभिलक्षण, तब आपके सारे कंफ्यूज दूर हो जाएंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छी तरह देखो और पढ़ो और नोट्स तैयार कर लो। कल यदि अगली वीडियो में पढ़ाएंगे तो आपको पूरा आपका कंफ्यूज कर देंगे। फिर भी आपके दिमाग में यदि कोई कंफ्यूज है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और जो दोस्त पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, जो चैनल पर नए जुड़े हैं, वो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का संपूर्ण अध्ययन करने के लिए डांडिया इलेक्ट्रिक स्टडी को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू, धन्यवाद।